सर देखिए, जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं अभी, उसके बारे में पहले ब्रीफ दे देता हूं। जनरल क्लॉज एक्ट, भाइयों बातचीत बिल्कुल मत करना। हाँ, जनरल क्लॉज एक्ट 1897, ये वाला एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस एक्ट के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि कंसेप्चुअली ये एक्ट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बट एग्जाम में जब से ये आया है भाइयों, हल्ला मचा के रखा हुआ है। ये मिनिमम 10 नंबर का आता है, मिनिमम 10 नंबर का है। चैप्टर टोटल 10 पेजेस का। बट भाइयों डिसप्रपोर्शनेटली इंस्टीट्यूट इसमें से पूछती है, डिसप्रपोर्शनेटली। कभी नहीं समझ में आया मेरे को, प्रवीण सर को, कि इतना छोटा सा एक्ट, बट वाई दे आस्क सो मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस। सो अच्छी बात है, प्रिडिक्टिबिलिटी और छोटा चैप्टर और ज्यादा मार्क्स का है, ये बात ध्यान देने लायक है। दूसरी बात, इसको पढ़ने का जो तरीका है ना, वो बहुत मैटर करता है। इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ क्वेश्चंस इररेलेवेंट टाइप के। मैंने पढ़ाने के लिए सोचा है आपको कि थोड़ा सा अलग टाइप से पढ़ाऊंगा। जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सेकेंडरी रखूंगा। आज की क्लास में ही, फर्स्ट क्लास में ही, इस चैप्टर के सबसे मेन मेन चीजें जो एग्जाम में आ सकती है और आ चुकी है, वो डिस्कस करा देता हूँ, ताकि मोटी चीज निकल जाए चैप्टर से। और उसके लिए मैं क्या करा रहा हूँ, मैंने स्टडी मटेरियल लाया हूँ, May 20 वाली, जो अभी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है। और उस स्टडी मटेरियल के पीछे के एमसीक्यू क्वेश्चंस एवं जो एग्जाम के क्वेश्चन आंसर है, मतलब समझ लीजिए 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं और 10 एमसीक्यू हैं। अगर हम लोग आज की क्लास में उतना ही कर लें, बहुत बड़ी बात होगी। और मेरे को लगता है 70% चांस है कि उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। सो आई एम नॉट मूविंग सीरियली। इनफैक्ट आई एम मूविंग इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। और ऑफकोर्स वो इतना सारा कर लेने से हमारे जो मेन बुक के प्रोविजन है, उसमें से 7-8 प्रोविजन कनेक्ट हो जाएंगे, कलेक्ट करेक्ट मतलब सॉल्व हो जाएंगे या कंप्लीट हो जाएंगे। और एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता इस एक्ट में। एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हर सेक्शन अपने आप में एक रूल है। अब भाइयों, वो एक्साइटिंग चीज मैं शुरू करूं, एमसीक्यू आपसे डायरेक्ट पूछूं, उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। वो बता रहा हूँ इस एक्ट के बारे में। और आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। मैं जो जो चीजें बोलूंगा आपको, वो कभी भी आपसे पूछूंगा वाइवा के रूप में। तो अलर्ट रहिएगा उस कारण से। हाँ, और अभी यहीं पे इसी वक्त क्लास के अंदर ही तैयार करके जाना है सब कुछ, घर में कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। जनरल क्लॉज एक्ट, सबसे पहली बात, ये एक्ट क्यों लाया गया, वाई दिस एक्ट इज रेलेवेंट, वाई दिस एक्ट इज रेलेवेंट, क्यों ये एक्ट को पढ़ा जा रहा है। बहुत बढ़िया आंसर है इस सवाल का भाइयों। दिस एक्ट, स्क्रीन पे देखते रहेंगे बस, दिस एक्ट हैज टू पर्पसेस। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली बुक में क्या लिखा है मेरे को नहीं मालूम। दिस एक्ट हैज टू पर्पसेस प्रैक्टिकली। ए, गिव डेफिनेशंस, give definitions of a lot of terms, give definitions of a lot of terms, and B, give rules for interpreting any language, give rules for interpreting any language in law। अब मैं इसी चीज को थोड़ा इलाबोरेट करके बताऊंगा। सर मत लिखिएगा, मैं दे दूंगा टाइम, प्रॉमिस दे दूंगा। आई सीक योर अटेंशन, आई एम अटेंशन सीकर टाइप ऑफ टीचर। आई डोंट अलाउ पीपल टू राइट। आई वॉन्ट एवरीबडी शुड लिसन टू मी और सी द स्क्रीन। प्लीज डोंट माइंड। Why this act is relevant? First, this act give definitions of a lot of terms। मतलब भाई वो छोटे छोटे शब्दों से एफिडेविट क्या होता है, कैलेंडर क्या, ईयर क्या होता है, मंथ क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टैंप क्या होता है। छोटे छोटे शब्द जो पूरे एक्ट में, इंडिया में जो हजारों एक्ट बने हुए हैं, उन एक्ट में छोटे छोटे शब्दों की डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अब क्यों मिलेगी, उसका क्या महत्व है।
भाइयों एक चीज तय कर दी गई है 1897 से कि हर लॉ मेकर को जो लोग पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं उन लोगों को जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ लेना चाहिए, लॉ मिनिस्टर वगैरह को, और जितने शब्दों की डेफिनेशन इसमें दी हुई है उसको कंठस्थ याद कर लेना चाहिए लॉ मेकर को। और अगर लॉ मेकर कोई नया कानून बना रहा है, जैसे जीएसटी का कानून बना रहा है, लोकपाल के ऊपर कानून बना रहा है, अभी जैसे चाइल्ड बर्थ के ऊपर लॉ, चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनेगा, इंडिया में हर साल कई लॉ बनते हैं। अगर कोई लॉ मेकर लॉ बनाने के समय किसी शब्द की डेफिनेशन वो ही रखना चाहता है जो कि जनरल क्लॉज एक्ट में लगी हुई थी, तो उस लॉ मेकर को कृपया करके नए एक्ट में उस वर्ड को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। और ये पूरे इंडिया की जनता को मालूम है और रीडर्स को पता है कि जो जो वर्ड किसी एक्ट में सेपरेटली डिफाइन नहीं होता उसकी वही डेफिनेशन मानी जाती है जो कि इस जनरल क्लॉज एक्ट में दी हुई है। समझ लीजिए जनरल क्लॉज एक्ट एक डिक्शनरी है जहां पे शब्दों का मतलब लिखा हुआ है, और हमको कोई भी शब्द पढ़ते हैं जिंदगी में, हमको उसका मतलब नहीं समझ में आता तो डिक्शनरी से देखते हैं। तो अगर लॉ मेकर किसी एक्ट में किसी वर्ड का खास डेफिनेशन बनाना चाहता है अपने हिसाब से जो कि डिक्शनरी से अलग है, तो उसको उस वर्ड को डिफाइन करना चाहिए एक्ट में। और अगर उसको लगता है कि अरे मैं कोई स्पेशल डिफाइन नहीं करना चाहता, जो जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा है वही डिफाइन करना चाहता हूं, तो लॉ मेकर जी आप डिफाइन ही मत कीजिए, एक काम कीजिए। अगर आपको कैलेंडर ईयर वर्ड का मतलब जनवरी टू दिसंबर ही रखना है, फाइनेंशियल ईयर वर्ड का मतलब अप्रैल टू मार्च ही रखना है, इफ यू मीन दिस ओनली, अगर आप गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मानना चाहते हैं, ऐसे कई शब्दों की डेफिनेशन जीसीए में, तो आप कृपया उन सब शब्दों की अपने नए एक्ट में डेफिनेशन मत डालिए, हमारे ऊपर दया कीजिए। पहले ही एक्ट बहुत मोटे और बड़े हो जाते हैं, पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो जो जो शब्दों की डेफिनेशन जीसीए के अनुसार ही रखनी है आपको, तो प्लीज मत यूज कीजिए। इस बहाने एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी शॉर्टन हो जाएगी, आप समझे? इस प्रकार एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी शॉर्टन हो जाएगी, इसके ऊपर एमसीक्यू बना। तो ये एक्ट का ये मकसद भी है कि दूसरे एक्टों की लैंग्वेज को शॉर्टन किया जाए। हर वर्ड जिसका कॉमन मीनिंग निकलना चाहिए, हर वर्ड जिसका कॉमन इंटरप्रिटेशन निकलना चाहिए, लॉ मेकर को उस पर नए लॉ को लिखते समय अपना टाइम और स्पेस वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सबको मालूम है हर वर्ड का वही मतलब लिया जाएगा जो जीसीए में लिखा है। तभी इनकम टैक्स एक्ट में या कंपनीज एक्ट में कोई भी वर्ड जो डिफाइंड होते हैं वो स्पेशली इसलिए डिफाइंड होते हैं क्योंकि उन एक्ट में इसका डिफरेंट मीनिंग रखना है। अगर किसी भी एक्ट में कॉमन मीनिंग रखना हो जो जीसीए के जैसा है, तो उन वर्ड को डिफाइन करना जरूरी ही नहीं होगा, जरूरी ही नहीं होगा। मेरे को लगता है इस एक्ट में मैं आपको जितने भी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, आप ये सब डेफिनेशन किसी दूसरे एक्ट में पढ़े ही नहीं होंगे। क्यों नहीं पढ़े होंगे? क्योंकि उनके लॉ मेकर ने क्या सोचा होगा कि ये सब शब्दों को डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को इन सब वर्ड का यही मतलब रखना है, हमको ये सब वर्ड का यही मतलब रखना है, तभी हम लोग नए एक्ट में इसको नहीं लिखेंगे। दैट्स द फर्स्ट मीनिंग गिविंग डेफिनेशंस ऑफ एक्ट। और एक लाइन बस कंप्लीट करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी वर्ड की डेफिनेशन किसी भी एक्ट में अगर दी नहीं हुई है, उस एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी नहीं हुई है किसी शब्द की, तो जनरल क्लॉज एक्ट की किताब को खोला जाता है, उस शब्द की डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट में जो दी होती है उसको मान लिया जाता है, हर एक्ट में, हर एक्ट में, हर एक्ट में। दूसरा वर्ड मैंने बोला, दिस एक्ट गिव्स रूल्स ऑफ इंटरप्रेटिंग एनी लैंग्वेज ऑफ लॉ। भाइयों लॉ में जब भी कोई टर्म लिखा हो, जैसे कई बार लिखा होता है इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, then the dividend amount is deposited in separate bank account, शॉर्ट में लिख रहा हूं separate bank account within 5 days। ये लॉ आप जानते हैं। आप ये भी लॉ जानते हैं, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड देन पेमेंट नीड्स टू बी डन विद इन 30 डेज। आप ये भी जानते हैं, इफ इट इज अनपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज देन विद इन 7 डेज इट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो ये एक्ट आपको इंटरप्रेट करना सिखाएगा कि 30 दिन की गिनती कहां से होती है, कैसे गिनते हैं, कौन से दिन को इंक्लूड किया जाएगा, कौन से दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि ये एक्ट रूल्स बताता है, कानून बताता है, नियम बताता है
कि लॉ की लैंग्वेज को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। कई बार लिखा होता है, ये शायद मैं एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूं, एक रास्ते में एक लेडी जा रही थी, उसने सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस वाला रोका कि मैडम आप सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, लाल सिग्नल है तो भी गाड़ी चलाते जा रही है, मोबाइल भी चला रहे हैं हाथ में, ट्रिपलिंग अलग घूम रहे हैं, सब पूरी की पूरी हर चीज गलत कर रही थी वो लड़की या लड़कियां। उसको पुलिस वाले ने रोका, चालान दो 1,000 रुपए। पुलिस वाले को लेडी बोलती है मैं नहीं देती, तो पुलिस वाले को बोली मैं नहीं दूंगी, आप किस बेसिस पे मुझसे पैसे मांग रहे हैं बताओ। तो पुलिस वाला उसको मोटर व्हीकल एक्ट खोल के दिखाया, उसमें लिखा हुआ था कि क्या क्या चीजें उसमें ऐसे शुरुआत हुआ था, व्हेन अ राइडर ऑफ दिस 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 डज द फॉलोइंग एक्ट, फिर ए ही डज दिस, बी ही डज दिस। लड़की बोली मैं तो ही हुई नहीं, मेरे से बात मत करो। तो ये एक्ट उस समय पुलिस वाले को याद आया कि मैडम आप जाके जनरल क्लॉज पढ़ के आइए, मैस्कुलिन इंक्लूड्स फेमिनाइन, वो एक ही बात है, मेल इंक्लूड्स फीमेल एंड वाइस वर्सा नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादातर एक्ट में एक ही, देखो एक इससे भी ये चीज से निकल रही है कि लॉ, एक बार जनरल क्लॉज एक्ट में लिख दो भाई कि जहां जहां ही के लिए लिखा है वहां वहां शी मान लिया जाए। हम लोग पूरा ऑडिटर का प्रोविजन अभी पढ़ेंगे, आप लोग डायरेक्टर के प्रोविजन पढ़ते हैं, बार बार ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड, ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड, ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड, हिज ऑफिस, हिज रिलेटिव, हिज ही पढ़ते हैं। तो कभी हर इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि अंडरस्टूड है, एक बार कहीं जनरल क्लॉज एक्ट में लिख दो कि ही का मतलब शी भी मान लो, उस कारण से ना एक्ट की जो लैंग्वेज है वो शॉर्टन हो जाएगी। आप लोगों के लिए खुद के लिए बहुत इरिटेटिंग हो जाता अगर हर चीज में ही और शी मे डू दिस, ही और हिम और हर मे डू दिस, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये रूल्स बताएगा कि भाई ही इंक्लूड्स शी, सेम बात है। ऐसे ही एक सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, सेम बात है। ये सब वर्ड, ये जो कानून मैं आपको बता रहा हूं ये इसमें लिखे हुए हैं। अब भाइयों ये एक्ट आया कब था, थोड़े एमसीक्यू बनाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये एक्ट आया था 11 मार्च, किसी का बर्थडे आता हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आसपास, 11 मार्च 1897 को ये एक्ट आया था। और सुनिए प्लीज, नो कमेंट्स प्लीज सर। और 1897 को ये एक्ट आने के बाद ये लिख दिया गया कि आज के दिन के बाद कोई भी सेंट्रल एक्ट बनेगा, कोई भी सेंट्रल रेगुलेशन बनेगा तो उसके इंटरप्रिटेशन में जीसीए को यूज किया जाएगा, उसके इंटरप्रिटेशन में जीसीए को यूज किया जाएगा। तो अभी मैं आपको जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हूं उसके बेसिस पे और कई कॉमन सेंस से कई एमसीक्यूज बन जाएंगे, वो एक्साइटिंग काम मैं अभी शुरू करने वाला हूं। आप ये इसको देखिए 2 मिनट। क्यों ये एक्ट आया, ये एक्ट आया है भैया कई शब्दों की डेफिनेशन देने के लिए, ताकि दूसरे एक्टों में वो वर्ड्स को डिफाइन ना करना पड़े और दूसरे एक्ट की लैंग्वेज शॉर्टन हो जाए। और इंटरप्रिटेशन कई कानून के कैसे होंगे, हालांकि एक और बात बेटा, चाहे आप करनी सर से भी थोड़े दिन पहले लास्ट वीक ही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़े हैं और जनरल क्लॉज एक्ट, ये दोनों एक्ट को ना हर जगह साथ साथ पढ़ा जाता है। लगभग ये एक्ट में कई कई जगह सिमिलर प्रोविजन है। और जो भी कानून कभी भी लॉ को इंटरप्रेट करना सिखाता है ना, तो उसको लॉ ऑफ लॉज की पदवी दी जाती है। क्या बोला मैं? जो भी कानून, जो भी एक्ट दूसरे एक्टों को पढ़ना सिखाता है, इंटरप्रेट करना सिखाता है, तो उस एक्ट को लॉ ऑफ लॉज बोलते हैं। इसीलिए जीसीए को एवं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को लॉ ऑफ लॉज, एक्चुअली इसको लॉ ऑफ लॉज बोलना चाहिए क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कोई एक्ट नहीं है, वहां पे कंसेप्ट लिखे हुए हैं, एक्ट नहीं है, ये एक्ट है, तभी इसको लॉ ऑफ लॉज बोलेंगे। ये एक और एमसीक्यू कवर किया मैंने, गिव रूल्स फॉर इंटरप्रिटिंग। जैसे मैं इसमें ये वाली बात छेड़ रहा था कि डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसकी काउंटिंग कैसे होगी, आज उसका रूल पढ़ाऊंगा मैं आपको। ही और शी में ये खैर अब याद रहेगा। आइए तो बेटा ये आपकी बुक्स में आज स्टडी मटेरियल नहीं है, आप यहीं पे देखेंगे और मैं इसकी शीट आपको सप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी। सर आप हमको आज प्रोग्राम चेंज कर दियो, स्टडी मैट से पढ़ा रहे हो अचानक, वो तो मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज को पहले कवर करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप लोग देखिए स्क्रीन पे स्क्रीन दिख रही है सबको क्लियर? नहीं दिख रही है? हाँ बंद करना पड़ेगा थोड़ा लाइट्स के। हाउ बेटा हाउ बेटर?
अरे भाई बैठो। ये आप लोग बिगड़ कब से गए इतना? प्लीज, प्लीज मत कीजिए ऐसे, मत कीजिए। बिहेव योर सेल्फ प्लीज। क्या हो गया? शायद ऐसा हो गया बोथ ग्रुप का डर डर के ही खत्म हो गया होगा। एक जमाना था सर, हम लोग डरते थे हर आधे घंटे के लिए, हर पाँच, अभी हंस दिया ज्यादा तो फेल ना हो जाऊं। अब इतना डर चुके हैं कि अब कोई कितना भी डरा दे डीट हो गए हम लोग। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा देख लेके, ऐसा हो जाता है अक्सर। बट फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। सर आप हमको पढ़ाए नहीं और एमसीक्यू पहले करवा रहे हो? हाँ करवा रहा हूँ। स्ट्राइक हो जाता है ना दिमाग में ऐसे, फिर वो पढ़ने में मदद मिलेगी। द जनरल, अरे पर प्रश्न तो पढ़ने दो। द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 intends to provide general definition. Do you agree? It is applicable to all central act and regulation. Do you agree? It is applicable where there is no definition. अभी मेरे लेक्चर से समझ में आ रहा था ना आपको? ये आगे का मत पढ़िए, हार्ड लिखा है बहुत। अनलेस देर इज एनीथिंग रेपग्नेंट टू इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। एमसीक्यू बनाने के लिए काफी है, बाकी बताऊंगा मैं जब पढ़ूंगा। द जनरल क्लॉज एक्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट। इसमें और इसमें बी और सी में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ओके। अच्छा, अब एक ऐसा प्रश्न जो मैं आज आपको नहीं पढ़ाया हूं और आपसे पूछ रहा हूं, कभी प्रियम्बल शब्द सुना है आपने? तो बताइए पढ़ने से पहले प्रियम्बल क्या बताता है? किसी भी एक्ट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव। क्या प्रियम्बल में डेफिनेशन लिखे होते हैं? क्या प्रियम्बल में एक्सप्रेसेस स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस? और थर्ड, प्रोवाइड समरी ऑफ द इंटायर एक्ट? नहीं नहीं, तो स्कोप एंड ऑब्जेक्ट। ओके ओके। अब सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन आप लोग की क्लास के लिए, थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूं ताकि आप आराम से पढ़ सको। ये कक्षा पांचवी का सवाल है, इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन है जी। इसका जीसीए से कोई लेना देना नहीं है। पढ़िए, कहानी लिखी हुई है एक। ये हट जाएगा 2 मिनट। एज अ रूल ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, every student may come on weekends for extra class, but every student shall appear on weekly test conducted in the institute. तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या होगा? तो बहुत आसान है। जो वीकेंड पर सैटरडे संडे को मान लीजिए एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, उसमें मे लिखा है, तो उसमें आना नहीं आना आपकी मर्जी, ऑप्शनल है। बट जो वीकली टेस्ट होगी इंस्टीट्यूट में, वो अपीयर करना अनिवार्य है। तो एक्स्ट्रा क्लास बिकम्स ऑप्शनल एंड वीकली टेस्ट बिकम्स कंपल्सरी। एक्सेल में भी आप ऐसे ही करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्क्रीन से समझा रहा हूं। इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया इस एक्ट में। क्या आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पहले कभी डेफिनेशन पढ़े हैं क्या? जिसको कुछ याद है वो हाथ, सर वैभव प्लीज, वार्निंग सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप पहले कुछ कभी पढ़े हैं तो उसको हाथ खड़े करके बताइए एक बार, क्या पता वो काम आ जाए वही। एनीबडी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहीं भी, मेरे को पक्का पता है आप फाउंडेशन वगैरह में, सोगा वगैरह में पढ़े हो इमूवेबल प्रॉपर्टी। सचिन? अरे भगवान के लिए लैंड तो बोल सकते हो यार, इतना क्या खौफ आ गया है? लैंड। आप लोग की खामोशी बता रही है कुछ पढ़े नहीं हो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं बता देता हूं। हाँ जी सर। हाँ,
हाँ ये भी सही बोल रहे हो आप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसकी डेफिनेशन नहीं दी है, और फिर जनरल क्लॉज एक्ट से लेने की बात की गई है वहीं पर। तो जनरल क्लॉज एक्ट ही आज हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लागू हो जाएगी। ये शायद सी एस वगैरह भी कर रहे हो क्या आप? तो वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जिक्र है। खैर, इनकम टैक्स एक्ट में भी शायद आया होगा। सर इधर देखेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है लैंड, नंबर वन। दूसरा, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। अब इसको कैसे इमेजिन करना है, आप सबकी इमेजिनेशन चालू हो जानी चाहिए। थर्ड एक लिखा है, थिंग्स परमानेंटली अटैच टू अर्थ। थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ, ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपकी इमेजिनेशन काम करनी चाहिए। और आखिरी वर्ड, ये थोड़ा टेक्निकल है, थिंग्स परमानेंटली, फिर से फास्टेंड, फास्टेंड मतलब बांधना, टू थिंग्स अटैच टू अर्थ। ऐसे ही मैं जो मेरा इमेजिनेशन कह रहा था, ये लैंड है जी, ये लैंड को इमूवेबल प्रॉपर्टी मानना है। फिर इस पे जो बेनिफिट अराइज होंगे, भाई वो जमीन पे क्या बेनिफिट अराइज होते हैं? मेरे को तो लगता है जमीन पे बस पेड़ पौधे उगते हैं, और कोई अच्छी बात हो गई तो पेड़ वगैरह उग जाएंगे, और क्या, यही बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड होगा। अब एक चीज लिखा है, थिंग्स परमानेंटली अटैच टू अर्थ, यहां पे मेरे को लग रहा है इंसान ने कुछ किया है। थिंग्स अटैच टू अर्थ, हाँ, परमानेंटली अटैच, तो बिल्डिंग बन गई। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये इंसान ने बनाई है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की खिड़कियां। अब इसके बाद लिखा है, ये फोर्थ वाला क्या है, थिंग्स विच आर परमानेंटली फास्टेंड टू थिंग्स विच आर अटैच टू अर्थ। मतलब जो फोर्थ है वो थर्ड से रिलेटेड है। फोर्थ में लिखा है कि कोई चीज को आपने जमीन पे परमानेंटली अटैच किया। फिर थर्ड में लिखा है जो कोई चीज को आपने जमीन पे परमानेंटली अटैच किया। और फोर्थ में लिखा है कि जो चीज पर जमीन में परमानेंटली अटैच थी, उसमें कोई चीज को परमानेंटली बांध डाला। ये एक इमेजिनेशन है जी। तो वो अगर मतलब टच करने, ये लैंड है, सपोज ये बॉटल इसमें परमानेंटली अटैच्ड हो गई, तो ये बिकम बन जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अगर इस परमानेंटली अटैच्ड चीज पर कोई और चीज भी परमानेंटली बांध दी जाए, तो वो चीज भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज एक्सक्लूड की गई है स्पेशली, कि टिम्बर को, देखो ट्रीज मैंने कवर कर लिया सेकेंड डेफिनेशन में, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड में, बट टिम्बर जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ये बड़ी अजीब चीज, कल मैं 5 मिनट सोच रहा था, ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है पर टिम्बर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये कैसे हो गया यार? मैं आई वॉज आफ्टरवर्ड्स आई वॉज लाफिंग ऑन माई सेल्फ, क्या दिमाग नहीं चला एक बार के लिए। एक ही दिशा में सोच रहा था मैं कि ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है पर टिम्बर नहीं है। मेरे को लगा फिर क्या मतलब, डिफरेंस क्या है टिम्बर और ट्री में? पत्तों का ही तो फर्क है बस फिर। तो बाद में मेरे को रियलाइज हुआ, ट्री मतलब जो जमीन पे लगी हुई ट्री है उसमें टिम्बर शामिल है, और टिम्बर मतलब ट्री को काट चुके हैं और अकेला टिम्बर, समझे आप? तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, क्योंकि अब वो टिम्बर जो है, टिम्बर इन आइसोलेशन, लकड़ी इन आइसोलेशन, कट जाने के बाद वो, क्या वो जमीन से अटैच्ड है? नो, इट इज नो मोर अटैच टू अर्थ, इट इज नो मोर बेनिफिट, तो दैट विल बिकम मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इतनी सी चीज के ऊपर लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। या तो ये पूछा जाता है कि बताओ इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, और पिछले एग्जाम में तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। अभी दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बहाने आज ही हो जाएंगे हमारे। ये देखेंगे सर 5 नंबर एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लैंड है जी, बिल्डिंग भी है, टिम्बर नहीं है। और फोर्थ डी देखेंगे, मशीनरी परमानेंटली अटैच टू लैंड। मशीनरी परमानेंटली अटैच टू लैंड थर्ड डेफिनेशन में आ जाएगा ना, थिंग्स परमानेंटली अटैच। का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आप अपने कॉमन सेंस से सही जवाब दे दो, करके मैं नहीं पढ़ा रहा। दिख नहीं रहा है?
सर इसका सही जवाब है, सवाल तो समझ में आ गया ना आपको, कि कोई एक्ट बना दिया गया है पार्लियामेंट में, उसकी कमेंसमेंट की तारीख की कौन सी तारीख से लागू होगा। 90% केसेस में तारीख भी लिखी हुई होती है कि ये कौन सी तारीख से लागू होने वाला है। जैसे कंपनीज एक्ट, आई रिमेंबर, फॉन्डली रिमेंबर, आई बिकेम फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 1414 से लागू हुआ था कंपनीज एक्ट। तो उसके 3-4 महीने पहले नोटिस आ गया था भैया, वो हर जगह हल्ला हो गया था, एक्ट में ही लिखा हुआ था कि ये 1 अप्रैल 2014 से लागू होने वाला है। जीएसटी के ऊपर भी लगभग ऐसे ही था कि 1 जुलाई 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग चालू होने वाला है। तो एक्ट में लिखा रहता है। बट अगर एक्ट में कभी लिखना भूल गए या नहीं लिखे किसी भी कारणवश, तो फिर ना सही आंसर है ए, जिस दिन से उसको प्रेसिडेंट से असेंट मिल जाएगा ना, उस दिन से लागू मानना चाहिए। ऑफिशियल गजेट वाला नहीं है। देखिए 6 का आंसर ए लिखा हुआ है, ये याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा, ये सेंट्रल एक्ट के लिए। इसके बाद भाइयों 7th पॉइंट पढ़ के देखिए, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन। डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नन ऑफ दिस। इसमें लिखा है कि अगर आपने कोई हरकत की है, उसको एक्ट और ओमिशन बोलते हैं, और वो उसको करने से आपको 2 अलग अलग कानून में आपने ऑफेंस कर डाले। काम एक ही था, पर वो काम 2 एक्ट में गुनाह था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एग्जांपल घूस लेता है किसी से ऑडिट रिपोर्ट में साइन करने के समय, तो ये सबसे पहले तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 है, जो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, उसमें इसको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोला जाता है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और घूस लेना अपने आप में इंडियन पीनल कोड में मान लीजिए, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मान लीजिए, वहां पे भी ये गलत काम है, वहां पे एक आम आदमी के नाते गलत काम है, और यहां सीए होने के नाते गलत काम है। पर आप तो एक ही इंसान है, आप तो घूस लियो, भले ये इससे इससे कई 2-2, 3-3 एक्ट को बुरा लग रहा है। तो सवाल है कि चूंकि इसमें 2-3 एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन हुआ, तो आपको क्या हर एक्ट में जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो फेस करना पड़ेगा, कि कोई एक एक्ट में ही पनिशमेंट फेस करना काफी होगा? दिस इज द क्वेश्चन, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द आंसर। तो सवाल है, वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर 2 or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished। आंसर है सर ए, ए, अंदर आइदर और एनी ऑफ दोज एनेक्टमेंट्स। इसका मतलब कोई भी एक एक्ट में उसके ऊपर पनिशमेंट आएगा, वो डिसाइड भले ही कोई भी करेगा, पर एक ही एक्ट में जो पनिशमेंट है वो लागू होगा। ये ऑफेंडर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। एक ही ऑफेंस के लिए वो बार बार दूसरे दूसरे एक्ट में घसीटा नहीं जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे सी में लिखा है ना कि ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस भी हो सकता है, और थर्ड ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोर्ट डिसाइड करेगी। कल को कोर्ट को लगता है नहीं इसको तो घसीटना चाहिए यार एक्ट में, कोर्ट भी नहीं कर सकती, ये एक्ट में लिखा हुआ है, एक ही बार उसको पनिशमेंट मिलेगी। बोलो समझ में आ गया? बेटा ये सब जो प्रोविजन मैं आपको बता रहा हूं, ये ऊपर के रूल्स में कवर होंगे, आज ही करवा दूंगा मैं आपको। दूसरा सब नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर अंडर दिस क्लॉज, जनरल क्लॉज एक्ट? ये फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन से आ रहा है। तो भाइयों आप क्या समझते हो फाइनेंशियल ईयर? अप्रैल टू मार्च। तो पढ़ के देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 21, फाइनेंशियल ईयर मींस द ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। जबकि जबकि उल्टी चीज जो नहीं पूछा है वो भी बताया गया, द टर्म ईयर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 366। ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं, ईयर। इट विल बी ईयर रेकॉर्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। तो किसी भी एक्ट में ईयर वर्ड लिखा हो तो वो अप्रैल टू मार्च नहीं, जनवरी टू दिसंबर होगा। फाइनेंशियल ईयर वर्ड लिखा हो तो अप्रैल टू मार्च होगा। Thus, as per General Clause Act, year means calendar year which starts from January to December. Hence, in the view of above definition, it can be concluded that financial year means a year which starts from April to। बहुत इजी बातें हैं। अगला सवाल आपका फेवरेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है देखेंगे आप। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 326, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड। याद करो मैं पढ़ाया था
बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, उसके बाद थिंग्स अटैच टू अर्थ, मैं इसको थर्ड माना था, और फोर्थ थिंग्स परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। कैन यू रिमेंबर दिस मच? फॉर एग्जाम्पल, trees are immovable property because trees are benefit to arise out of land। मेरा बेकार डायग्राम याद है ना सबको? एंड इट इज अटैच टू अर्थ ऑल्सो, इसीलिए ट्री दोनों कंडीशन बी और सी सेटिस्फाइड करती है। हाउएवर टिम्बर इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब टिम्बर इमेजिन कर रहे हो तो समझ लो ट्री को निकाल के, उसमें से पत्तियां निकाल के टिम्बर को अलग, जैसे बांस स्टाल में रख देते हैं वैसे टिम्बर पड़ा हुआ है, ऐसे इमेजिन करना, तब समझ में आएगा। टिम्बर इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज द सेम आर नॉट परमानेंटली अटैच टू अर्थ। इन द सेम मैनर बिल्डिंग आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू बनेगी। बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है, टिम्बर नहीं है जी। बस याद रहेगा जी। बिलीव मी, कोई बड़ी बात नहीं है, 9:38 में बोल रहा हूं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा ये। दिस इज, हम लोग भी सरप्राइज होते हैं, 5 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे आ जाता है। अगला प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा जी आपको, खुद से पढ़िए। कम से कम आंसर तो नहीं पढ़ने दूंगा। एक मिनट रुकना चंद्रा। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बकायदा कंपनीज एक्ट के एक सेक्शन में ये, अ होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल, कोई पर्सन अगर किसी कंपनी में होल टाइम के एमपी है, ही शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी। मतलब उस आदमी को एक से ज्यादा कंपनी में कोई भी ऑफिस, कोई भी कार्यालय नहीं संभालना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहीं तक अगर पढ़े तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जहां पर वो केएमपी है होल टाइम, बस वहीं कंपनी तक उसको सीमित रहना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रवीण सर इज द होल टाइम केएमपी इन एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। उनको बोला जा रहा है दैट यू शुड नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी। और मोर देन वन कंपनी का मतलब जिस कंपनी में तुम हो उससे आगे मत सोचो, समझे? ये कंपनी लॉ का बकायदा प्रोविजन है, समझे भाई साहब ग्रे टी शर्ट वाले? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एक्सेप्ट सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? ये कानून माफ कर देगा अगर आप सब्सिडरी कंपनी में होल टाइम के एमपी बन जाओगे तो। मतलब आपको एक ही कंपनी में केएमपी रहना है होल टाइम, और किसी कंपनी में होल टाइम केएमपी नहीं रहना है। सब्सिडरी की बात अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर कई लोग गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं कि अच्छा सब्सिडरी है तो होना है। भाइयों नेवर फॉरगेट, सब्सिडरी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स अ सेपरेट कंपनी। अगर ये एक्सेप्ट वर्ड नहीं लिखा होता तो सब्सिडरी में भी एक और ऑफिस होल्ड करना पाप होता। ये कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी, आई हैव ऑलवेज मेंशन्ड, but subsidiary is altogether another company. You remember, I always give example of Grasim and Ultratech. Grasim is a separate company, holding company. Ultratech Cement is a separate company. Both cannot be treated as one for any purpose. Separate company, अलग अलग कंट्रीज में भी होती है कई बार। और अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना तो सब्सिडरी में एक और ऑफिस होल्ड करना बकायदा पाप होता। एक्सेप्शन में उसी को डाला जाता है जो अदरवाइज कवर्ड हो जाता। कभी भी याद रखना, मैं बोलूं ऑल गुड्स स्टूडेंट्स सिट डाउन एक्सेप्ट सचिन, फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट सचिन बोला अगर मैं, तो सचिन को लगेगा सबको बैठा दिए मेरे को नहीं बैठा है, बट इनको एक खुशी होनी चाहिए, ऑल गुड स्टूडेंट सिट डाउन एक्सेप्ट सचिन। मतलब आई वॉज काउंटिंग सचिन एज गुड स्टूडेंट। मैं इनको एक्सेप्शन में डाला, इसका मतलब इसलिए डाला क्योंकि अगर मैं नहीं बोलता तो सचिन भी बैठ जाते, क्योंकि वो भी गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में होते। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं? आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट ऑरेंज फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या हुआ?
ऑरेंज इज अ फ्रूट, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ ऑरेंज फ्रूट नहीं है। तो खैर छोड़िए उस बात को। अब यहां पे एक सवाल उठा, आगे इंस्टीट्यूट क्या पूछती है, रिफरिंग टू जनरल सेक्शन 13 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, हम लोग तो पढ़े नहीं है सेक्शन 13 क्या होता है, पूछ रहा है एग्जामिन वेदर द होल टाइम केएमपी कैन बी अपॉइंटेड इन मोर देन वन सब्सिडरी कंपनी। मतलब अभी अभी प्रवीण सर को बोले ना कि आप एक ही कंपनी में होल टाइम केएमपी रहना, उससे ज्यादा मत रहना, तो वो बोले ठीक है मैं एक्सेल में हूं। फिर उनको बोले ये बात अलग है कि अगर आप सब्सिडरी कंपनी में बन जाओ होल टाइम केएमपी, मान लीजिए बेंगलोर में हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो प्रवीण सर पूछ रहे हैं अरे थैंक यू, सब्सिडरी कंपनी में आप मेरे को होल टाइम केएमपी बनने का मौका दे रहे हैं, तो अगर हमारी एक से ज्यादा सब्सिडरी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है, चेन्नई में भी है, तो क्या मैं तीनों सब्सिडरी में बन जाऊं क्या केएमपी, ऐसा वो पूछ रहे हैं। और कंपनी लॉ का प्रोविजन क्या लिखा हुआ दिख रहा है, एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो वो पूछ रहे हैं सब्सिडरी कंपनी वर्ड का मतलब एक ही कंपनी होगा कि अगर हमारे पास ज्यादा सब्सिडरी है तो मैं उन सभी सब्सिडरी में बन सकता हूं। अरे भाइयों मैं जवाब नहीं पूछ रहा हूं, सवाल समझ में आया कि नहीं। आंसर नंबर 1, एक बार प्रवीण सर को कंपनी लॉ फटकार लगाएगा। प्रवीण सर जैसे ही पूछ रहे ना कि मैं एक से ज्यादा, कंपनी लॉ बोलेगा अरे तुमको हम बोले ना एक्सेप्ट इट सब्सिडरी कंपनी, तो एक सब्सिडरी कंपनी में संतोष कीजिए, आपकी ज्यादा सब्सिडरी है तो लालच मत कीजिए, सभी सब्सिडरी में नहीं बनने देंगे। और दूसरा प्रवीण सर आर्ग्यू करेंगे अरे आपने सब्सिडरी कंपनी बोला, तो हमारी बेंगलोर वाली भी सब्सिडरी है, चेन्नई वाली भी सब्सिडरी है, तो उसका मतलब तो मैं दोनों निकाल लूंगा। भाइयों एक यहां पे सेक्शन काम आएगा, वो सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, आज नहीं बता रहा था थोड़ी देर पहले, ये इंटरप्रिटेशन सेक्शन 13 अलाउ करता है, सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। इस कारण से सब्सिडरी को आप सब्सिडरीज पढ़ सकते हैं, और इस कारण से कोई भी पर्सन जो होल्डिंग कंपनी में होल टाइम केएमपी है, वो एक से ज्यादा सब्सिडरीज में भी साथ साथ होल टाइम केएमपी बनने की अधिकार रखता है, गलत नहीं माना जाएगा। हालांकि क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि होल टाइम केएमपी अगर वहां पे हो तो वहां पे होल टाइम केएमपी कैसे बन पाओगे भाई, होल टाइम के लिए टाइम देना पड़ता है, तो होल टाइम कहां से रह पाओगे 4-5 जगह, आप ओमनी प्रेजेंट तो हो नहीं सकते। तो इसीलिए वो उसकी प्रैक्टिकलिटी पे नहीं जाते, बट यहाँ पे सब्सिडरी का मतलब सब्सिडरीज नहीं। ये तो एक एग्जाम्पल है, कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ हो एक्सेप्ट में एक वर्ड लिखा हो तो फिर उसके कई मतलब निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम एनी पर्सन, एक ऐसे कंपनी के एओए में लिखा हुआ है, एओए में अ कंपनी में टेक लोन फ्रॉम एनी पर्सन एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर, ये प्रोविजन लिखा हुआ है। तो किसी से भी लोन ले लो बट एक्सेप्ट फ्रॉम डायरेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप किसी डायरेक्टर से, डायरेक्टर का मतलब डायरेक्टर्स निकाला जाएगा, राइट और नॉट, ये मतलब है। तो आंसर पढ़ेंगे सर इसका, ये आंसर आप पढ़िए फर्स्ट टाइमर, आप एक बार देखिए, आज ये सब प्रोविजन आपको दिखा दूंगा मैं स्क्रीन पर। Section 203 of Companies Act provides that whole-time key managerial person shall not hold office in more than one company. ये वही प्रोविजन, मैडम गुड मॉर्निंग, provides that whole-time key managerial person shall not hold office in more than one company except in subsidiary company at the same time. With respect to the issue that whether the whole-time KMP of holding company be appointed in more than one subsidiary or can be appointed only to single subsidiary, this is the issue, ये क्वेश्चन इस बारे में। It can be noted that section 13 of General Clause Act provides that the word singular shall include the plural, ये जो अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट टू द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट जो लिखा रहता है ना, ये समझ लो डिस्क्लेमर होता है, इसको आप नहीं भी पढ़े तो भी चला जाएगा।
मतलब ये लोग कैसे बोलना चाहते हैं कि सिंगुलर में प्लूरल तो शामिल होता है जब तक पढ़ते समय ऐसा ना लगे कि ये कुछ और बोलना चाहते हैं, जब तक एक्सप्रेसली कुछ लाउडली नहीं लिखा हो कि ऐसा नहीं कर सकते, तब तक आप ध्यान मत दीजिएगा और ये मान लीजिएगा। जब भी ये लिखा हो अनलेस देयर इज एनीथिंग रेपग्नेंट टू द सब्जेक्ट, रेपग्नेंट मतलब कॉन्ट्ररी, समथिंग एल्स टू द सब्जेक्ट, मतलब उस मुद्दे पर जब तक कुछ अलग ना लिखा हो, स्पेशली ना लिखा हो, तब तक आप यही मान के चलिए कि सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। और तो ये चीज जो अनलेस वगैरह है ना, ये सिर्फ समझ लीजिए सावधानी के लिए लिखा जाता है, उसको बिना पढ़े आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर उसको साथ में पढ़ोगे ना तो कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ में आएगा। कंसेप्ट क्या है वो उसके पहले पढ़ना चाहिए आपको। 10 होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल मे होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन सब्सिडरी कंपनी एट द प्रेजेंट। भाइयों फिर मेरे को मत बोलना, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं, सेम क्वेश्चन 5 नंबर का 6 नंबर का आपके पेपर में प्रस्तुत हो सकता है। बहुत बहुत लाउडली बोल रहा हूं मैं, समझ लो मेरी बात को। चलिए सर, इस क्वेश्चन 4 के ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा है, मैं 2 मिनट बाद इसको डिस्कस करूंगा थोड़ी एनर्जी के बाद। ये देखिए तो बेटा 5 नंबर आपको आता है, ये एकदम डराने लायक क्वेश्चन आया था, इंस्टीट्यूट को लगा बहुत हार्ड पूछ लिए आपके लिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन 5 एक्स ओन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करा रहा हूं आज। सवाल है सर, बातचीत नहीं करेंगे। एक्स ओन्ड अ लैंड विथ 50 टैमरिंड ट्रीज। क्या होता है टैमरिंड? इमली का पेड़। तो 50 पेड़ थे भैया लैंड के ऊपर। ही सोल्ड हिज लैंड, एक्सटेंसिव डेफिनेशन है कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन? एक्सटेंसिव। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ और थिंग्स परमानेंटली फास्टेन टू थिंग्स अटैच टू अर्थ। ये आपको परफेक्ट लिखना है पहले। इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन जिसको एक्सटेंसिव भी बोलते हैं। इट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। हाँ भाई, लैंड, बेनिफिट, पूरा रिपीट। ये वाली लाइन थर्ड लाइन पढ़ रहा हूं। वेयर in any enactment the definition of immovable property is in the negative and not exhaustive, the definition as given in the general clause act will apply to the expression given in that। भाइयों लिखा है किसी भी एक्ट में अगर एक संकुचित डेफिनेशन नहीं दियो, एग्जॉस्टिव नहीं दियो, एग्जॉस्टिव मतलब लिमिटेड डेफिनेशन नहीं दियो, और नेगेटिव मतलब अलग से नहीं दी हुई हो, तो फिर यही वाली डेफिनेशन को लागू करना चाहिए। इन द इंस्टेंट केस, ऊपर वाले केस में, एक्स सोल्ड द लैंड अलॉन्ग विथ टिम्बर of 50 tamarind trees of his land. According to the above definition, land is immovable property. However, timber cannot be immovable property since the same is not attached to earth. फिर ये 6 क्वेश्चन सेम टू सेम 4 जो मैं अभी नहीं पढ़ाया हूं उसी से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा कीमती क्वेश्चन ये आज सीख लेते हैं। ये आया था नवंबर 2018 में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ डेट काउंट करके बताना था, इसके ऊपर क्वेश्चन था। पढ़ के देखिए प्रश्न। Komal Limited declares a dividend for its shareholder in its AGM held on 27th September 2018। उस तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। रिफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ जीसीए एंड कंपनीज एक्ट एडवाइज द डेट ड्यूरिंग विच कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड। इसमें अब आपको पहले कंपनीज एक्ट लगाना पड़ेगा, और आप जानते हो डिविडेंड टॉपिक मैं ही पढ़ाया हूं, मेरे को निराश मत करना कम से कम।
पे कब करना है डिविडेंड पे, डिपॉजिट की बात नहीं चल रही है, पे की बात चल रही है। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अब आपको यहीं पे इंटरप्रिटेशन स्किल लगानी है आपको इस एक्ट को यूज करके। जी कंपनीज एक्ट आपको इतना बता दिया कि विद इन 30 डेज, पर जीसीए बताएगा कि वो 30 डेज कौन सी डेट को एक्चुअली यूज होंगे। तो आप कैसे गिनती करोगे? देखो यही सबसे बड़ा झगड़ा है कि 27 को पहले इंक्लूड करना है कि नहीं। 30 डेज चालू कब से होंगे? 27 तारीख पहली मानी जाएगी। जैसे 27 को अभी सुबह 10 बजे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो क्या आज अगर निकल गया तो हम बोलेंगे एक दिन वेस्ट हो गया, शिट, कि गिनती कल से होगी। ठीक है, मान लिए कल से होगी तो 28 पहली तारीख रहेगी। अब थोड़ा याद कीजिए, ऐसे जो भी तरीका अपनाते हो, सितंबर में कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं, सॉरी 30, पक्का श्योर? तो 28, 29, 30, 3 दिन यहां गुजर गए, 30 दिन का टाइम है, अब 27 दिन बचे। तो अक्टूबर के 27 दिन काम आएंगे, तो 27 दिन कब एक्सपायर होंगे? 27 तारीख को कि 27? इन अदर वर्ड्स आप बोल रहे हो कि जो पूरा जो फ्रेम था उसका पहला दिन जिस दिन डिक्लेयर था उसको एक्सक्लूड करना है, और जहां पे 30वां दिन खत्म हो रहा है 27 तारीख। अब मेरा एक सवाल, 27 को जमा कराएंगे तो लेट हो जाएगा कि टाइम पे कहलाएगा? पक्का? मतलब आखिरी दिन शामिल, मतलब आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो 27 तारीख विल बिकम द ड्यू डेट। ये आप लिख दिए, सही आंसर, 2 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर, वॉट एवर नंबर। और इसमें कंसेप्ट ये सिखाया गया है कि जब भी, ऊपर का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको थोड़ी देर में, कि जब भी कोई काम को किसी नंबर ऑफ डेज में करने के लिए बोला गया है, तो जिस दिन से फ्रॉम लिखा होता है उस दिन को मत गिनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, एक लॉ में लिखा हुआ है कि whoever is aggrieved by the order of SEBI may file an appeal to Supreme Court या Securities Appellate Tribunal within 45 days from the date of receipt of order from SEBI। तो इसका मतलब सेबी का जिस दिन आपके पास ऑर्डर आया, कम्युनिकेट हुआ, आपके घर उतरा, फ्रॉम दैट डेट यू आर गिवन 45 डेज। तो जिस दिन ऑर्डर उतरा है ना, उस दिन तो भागिए मत, उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा, आपसे उम्मीद ही अगले दिन से रहेगी। तो फर्स्ट डे कल से शुरू होगा, और 45 डेज कल से शुरू होकर जहां खत्म हो रहे होंगे ना, वो 45th डे भी आपको इंक्लूड करना है। सो द फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज इज एक्सक्लूडेड एंड द लास्ट डे इज इंक्लूडेड। ये एक कंसेप्ट है जी। दूसरा सवाल भाइयों बहुत हार्ड, द डेट ड्यूरिंग विच कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनपेड और अनक्लेम्ड अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब भाइयों पहले बताओ कंपनी लॉ क्या बोलता है? 30 दिन की एक्सपायरी खत्म हो जाने के बाद 7 दिन तक अनपेड रहा तो जाके जमा कराना है। तो भाइयों एक बात बताओ, 7 दिन की एक्सपायरी के बाद जमा कराना है कि 7वें दिन जमा कराना है? मतलब 7 दिन खत्म हो जाने दो, 8वें दिन जमा करा लेना, ऐसे ही हुआ ना इसका मतलब। सर सर जैसे 27 अक्टूबर को 30 दिन खत्म हो रहे हैं, आप वहां से 7 दिन तो वेट करना चाहते हो कि नहीं? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, 30 दिन तक अनपेड रहेगा तो 7 दिन के अंदर जमा कराना है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, 30 दिन खत्म हो गए तो 7 दिन के अंदर जमा कराना है। तो 7 दिन के अंदर, अब 7 दिन शुरू कब से होंगे? 28 अक्टूबर से। 28 अक्टूबर फर्स्ट, 28, 29, 30, 31, 31, 4, 1, 5, 2, 6 और 3 नवंबर 7वां दिन है, तो 3 नवंबर बिकम्स द डेडलाइन, राइट? एक बार पढ़ के देखते हैं। फर्स्ट आंसर सर, पहले जो मैं कंसेप्ट बता रहा था ना, वो एज पर सेक्शन 9 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, दिख रहा है कहां पढ़ रहा हूं सर? दिख रहा है ना? फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम द सेक्शन स्टेट दैट इन एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन इट शेल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ excluding the first in a series of days or any other period of time to use the word from, and for the purpose of including last days, including the last in a series of days or any other period to use the word to। भाइयों थोड़ा टेक्निकल लिखा है, इसका ये मतलब है जब भी फ्रॉम लिखा हो ना तो उस दिन को काउंट करना है, नहीं करना है, और जहां तक टू लिखा है उस दिन तक को काउंट करना है। फ्रॉम जिस डेट से लिखा होगा वो दिन को काउंट नहीं करना है,
और 2 लिखने का मतलब कि लास्ट डे को काउंट करना है। मैं इसको इजी लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, आई प्रॉमिस, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द इंस्टेंट केस, Komal Limited declared the dividend to its shareholder on 27th September 2018 under the provision of 127. A company is required to pay the dividend within 30 days from the date of declaration. That is from 28th से गिनती चालू हो रही है, 28 September 2018 to 27th October 2018. In the series of 30 days, 27 September will be excluded and the last 30th date, that is 28th October, will be included. Accordingly, Komal Limited will be required to pay dividend within between ध्यान से देखना, 28th September and 27th October, both days inclusive. इसका मतलब क्या हुआ? 28 अक्टूबर से समय 28 सितंबर से चालू हो रहा है और 27 अक्टूबर तक रहेगा। 28 सितंबर से 27 अक्टूबर इन दोनों दिन के बीच में उसको देना है। ट्रांसफर ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड एज पर सेक्शन 124 where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration, then any shareholder entitled to the payment of dividend, खैर वो रहने दीजिए, the company shall within 7 days from the date of expiry of the said period of 30 days transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to special account to be opened by the company in that behalf in any scheduled bank to be called unpaid dividend account. Therefore, Komal Limited shall transfer the unpaid amount within unpaid dividend account within a period of, तारीख देखो भाइयों, 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर, बोथ डेज इंक्लूसिव, उस तारीख के बीच में इसको डालना है। ये लिखने का तरीका है आपको। आप डेडलाइन तो 3 नवंबर सही बताए, बट आपको ये बताना है कि 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के दिन कुछ भी डेट पे डाल सकते हैं। क्या लग रहा है? हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है? अभी तक बहुत इजी, मैं वही पढ़ाया हूं क्योंकि जो इजी है। अब जो प्रोविजन मैंने बता दिए ना, वो हमारे नोट्स में कहाँ कवर हो जाते हैं भाई, वो टिक लगा दीजिए फटाफट। अब अपने नोट्स खोलिए सीरियस नोट पे जो हम लोग को मिले हैं एक्सेल से। नोट्स में पेज नंबर 131 से चालू हो रहे हैं ना? द जनरल क्लॉज एक्ट। भाइयों मैं ये पूरा पहला पैराग्राफ आप लोग को इंट्रोडक्शन ना पढ़ा चुका हूं, ध्यान से देखिएगा। In the absence of definition of a particular word in any central act or regulation, the definition given in General Clause Act 1897 shall apply. Thus, while enacting any central act or regulation, the legislature need not define a term if such term is to be given the same meaning as has been given in General Clause Act. This helps in shortening the language of the central act and regulation. Do you agree? मैं पूरा पढ़ाया हूं कि नहीं भाइयों? कई लोग अभी तक पेन जुगाड़ रहे थे, पढ़े ही नहीं, बहुत दुख हुआ मेरे को देख के। हिंदी में बता रहा हूं एक सेकेंड के लिए। अगर किसी वर्ड की डेफिनेशन किसी पर्टिकुलर सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन में नहीं दी होगी, तो जो डेफिनेशन जीसीए में दी हुई है वो लागू हो जाएगी। तभी जब कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन को बनाया जाता है तो उस एक्ट में उस वर्ड की डेफिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उस वर्ड की वही डेफिनेशन देना है जो कि जीसीए में दी हुई है। इस कारण से कई शब्दों की डेफिनेशन अब लिखने की जरूरत नहीं है और इस कारण से वो सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन छोटे हो जाते हैं। संभाल लोगे? सेकेंड, द प्रोविजन कंटेन्ड इन जीसीए शैल अप्लाई। भाइयों बताओ कहां अप्लाई होगा? ऑल सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन made after 1890, central act and regulation. Thus GCA seeks to ensure that the word is given the same meaning, bracket मत पढ़ना, in all central act and regulation. Also this helps in avoiding repetition of words in central act and regulation. repetition भी बच जाता है इससे। थर्ड, द लीगल प्रिंसिपल्स एज, भाइयों मैं आपको याद है सबसे पहले बताया था ये डेफिनेशन देता है और कुछ प्रिंसिपल्स देता है इंटरप्रिटेशन के, बोला था कि नहीं? So the legal principles as contained in GCA help in resolving any conflict which may arise in two or more central act or regulation. चलो ठीक है, इसमें मेन शुरू के 2 पॉइंट है। अब भाइयों डेफिनेशन में आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ वो मार्क करा देता हूँ। भाइयों
पेज नंबर 131 से निकल के 132 में आ जाइएगा। ये सब चीजें अब आपकी कवर हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर वर्ड को टिक लगा देंगे प्लीज। गवर्नमेंट वर्ड को टिक लगा देना, खुद से पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, सच बता रहा हूं। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टिक लगा देंगे सर। प्रॉपर्टी सर दुनिया का सबसे आसान पर्सन वर्ड को देखेंगे तो आप लोग तो इससे बड़े बड़े पढ़ के बैठे हैं। अब आप ये बताइए, पर्सन की डेफिनेशन आप देखो, कंपनी, एओपी और इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और ये लिखी हुई है। बताइए इनकम टैक्स एक्ट में भी पर्सन वर्ड डिफाइंड है कि नहीं? क्या यही डिफाइंड है? बहुत, तभी तो डिफाइंड है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बनाने वाला इस डेफिनेशन को इनसफिशिएंट मान रहा था, इसीलिए उसने स्पेशली डेफिनेशन लिख डाली। कंपनी व कंपनीज एक्ट में भी पर्सन वर्ड डिफाइंड है। बट मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं एक एक्ट पढ़ाता हूं सीएस में बच्चों को, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक एक्ट पढ़ाता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। एक एक्ट पढ़ाता हूं, मान लीजिए एसईजेड एक्ट। वो सब एक्टों में इतनी डेफिनेशन पढ़ाता हूं, बट पर्सन की नहीं पढ़ाता। मतलब पार्लियामेंट में उस सब डेफिनेशन में पर्सन वर्ड लिखना उचित ही नहीं समझा। क्यों नहीं समझा जी? इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट में तो बड़ा लिख दिया इन्होंने, क्योंकि वो एक्ट को बनाते समय उनको ये वाला पर्सन की डेफिनेशन सूट कर रही थी, इसीलिए उन्होंने नहीं लिखा। और पूरे इंडिया को मालूम है कि किसी भी एक्ट में अगर पर्सन वर्ड डिफाइंड नहीं होगा तो जीसीए में जो लिखा है वही लागू हो जाएगा। तो जो भी लॉ बनाने के समय इस एक्ट की डेफिनेशन उचित अगर लगे तो फिर उस वर्ड को मत डिफाइन करो, क्योंकि पूरा इंडिया जीसीए पढ़ेगा और वही लागू होगा। यह माना जाता है कि जीसीए की डेफिनेशन हर एक्ट में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ और लिखना है तो लिखो, ये है कंसेप्ट। छोटी सी बात है पर कई बार, एनीवेज भाइयों, और जो इजी इजी चीज आप समझ सकते हैं, ईयर वर्ड पे अंडरलाइन कर देंगे 364, पढ़ा चुका हूं। और ये टेमरिन ट्रीज वाला क्वेश्चन जो है ना, ये अभी अपन पढ़े थे, ये इसके साथ साथ पढ़ना है आपको। टेमरिन ट्रीज वाला, सेल ऑफ टिम्बर वाला भी अंडरलाइन कर देंगे। ये सब टिक लगा दीजिए जो मैं करा रहा हूँ। हाँ, जो आज हम लोग पढ़े उसी को बस मैं आपको एक बार रियलाइज करवा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें कवर हो गई है। सबसे ज्यादा मैंने ना आपको 136 पेज से पढ़ाया है आज। ये जेंडर एंड नंबर वाला पढ़ाया था ना बेटा आज, देखो पढ़ के देखो। एनी वर्ड विच डिनोट द मैस्कुलिन जेंडर shall also taken to include female, and the words in singular shall include the plural and vice versa। ये भी आपको पढ़ा दिया है आज। क्या मैं आपको ये पढ़ाया हूं आज की किसी ऑफेंस में अगर आप दो बार, मतलब एक ऑफेंस किए हैं और वो दो एक्ट में वो है, तो सेक्शन 26 पेज नंबर 138 में आइए। Where an act or omission constitutes an offense under two or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted or punished, ये और होगा, एन नहीं होगा, और punished under either or any of those enactment but not liable twice। भाई वो either और any क्यों लिखा है ये बताइए आप इंग्लिश में थोड़ा। देखो जब दो की तुलना होती है ना तो either बोलते हैं, और अगर तीन, दो से ज्यादा की तुलना होती है तो any। देखो जैसे मेरे को बोला आपने, सर विल यू टेक टी और कॉफी, तो आई शुड आंसर यू कैन गिव मी आइदर ऑफ द टू। बट इफ यू ऑफर मी टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, आई विल टेल गिव मी एनी ऑफ द वन, एनी ऑफ द अबव। आइदर नहीं बोल सकता मैं, ये इंग्लिश की थोड़ी सी तहजीब है। जब दो चीजों की तुलना होती है तो आइदर, और दो से ज्यादा की तुलना होती है तो एनी। और कंसेप्ट है कि एक ही में पनिशमेंट मिलेगा, एक से ज्यादा में तो हरगिज नहीं मिलेगा। भले ही वो 15 प्रकार के एक्ट में वो चीज ऑफेंस हो ना, पर आपको पनिशमेंट एक ही में मिलेगा। दिस इज द जीसीए प्रोविजन। और एक बात सुन लीजिए, किसी एक्ट में स्पेशली लिखा होगा कि नहीं इसमें, तो फिर अलग बात है। जीसीए इज अ नॉर्मल। सर्विस बाय पोस्ट अभी तक मैं नहीं पढ़ाया आपको। बस भाइयों ये प्रोविजंस मैंने आपको आज बताए हैं। और इस बुक में आपको मैंने 30, तकरीबन 30 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस 30 में से मिनिमम 20
कवर हो चुके हैं, मिनिमम 20 बोल रहा हूँ। आज जो मैं लेक्चर बताया हूँ उसमें से मिनिमम 20 बन जाएंगे आपसे, या आप बना के आए तो बहुत अच्छा। टारगेट है 4 दिन के अंदर एक खत्म करना है। आज पहला दिन हो चुका है और आज मेरे हिसाब से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। बस अब सर्विस बाय पोस्ट एक इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें बड़ी बड़ी आज भी बाकी है, वो मैं कल के लिए रखता हूँ। क्लास ओवर फॉर द डे। 10:30 बजे से नेक्स्ट क्लास चालू हो जाएगी जी आपकी।